एक ऐसी एंशिएंट चीज जो सालों से जमीन के अंदर दफन थी, लेकिन अब वो आजाद हो चुकी है और लोगों की बॉडी पर कब्जा कर रही है। और ये स्ट्रेंज महामारी अपने साथ कुछ शक्तियां लेकर आई है जिन पर बिलीव नहीं किया जा सकता। इस रोमांचक कहानी की शुरुआत होती है जॉन नाम के एक आदमी को दिखाते हुए। जॉन तो एक किसान था जो अपने बड़े से फार्म फील्ड में खेती करता था। इस समय भी वो बहुत ज्यादा मेहनत का काम कर रहा होता है। कई घंटों की लगातार खुदाई के बाद जब वो एक ऐसे प्लेस पर पहुंचा जहाँ की मिट्टी बहुत ही ज्यादा नरम थी। अब जैसे ही वो अपनी कुदाल लेकर उसके ऊपर चलाता ही है तभी कुछ तो रिवील हुआ। वहाँ पर एक गड्ढा सा बन गया था जिसे कि जॉन ध्यान से देखने लगा। जैसे ही वो ऊपर की मिट्टी हटाता है तो वो एकदम दंग रह गया, क्योंकि अंदर की तरफ किसी अनजान चीज का कटा हुआ हाथ होता है और वो इस तरीके से दफनाया गया था जैसे कि कोई खतरनाक चीज हो। जॉन जब ध्यान से देख रहा था तो वो किसी इंसान का ही हाथ होता है, लेकिन उसके इतने बड़े खतरनाक नाखून होते हैं कि कोई भी डर जाए। अब ये चीज क्या है और जॉन को ये बाहर निकालना भी चाहिए कि नहीं, इसमें वो कंफ्यूज हो गया। इसीलिए उसने कुछ किया नहीं और अपने रेस्ट करने के लिए चला गया। इतने देर की मेहनत के बाद वो कुछ खाने लगता है और फिर आराम से उस अजीब सी चीज को देखने का डिसाइड करता है। उसके दिमाग में चल रहा था कि जरूर ये कोई एंशिएंट चीज होगी जिसे बेचकर वो काफी सारे पैसे कमा लेगा। दिन तो अब ढलने लगा था, इसीलिए जॉन एक बार जाकर वहां पर नजर मारता है। लेकिन जब वो उस जगह पर पहुंचा और गड्ढे में देखने की कोशिश की तो पता चला कि वो गड्ढा अब काफी बड़ा हो चुका है और जो कटा हुआ एंशिएंट हाथ वहां पर मौजूद था वो भी गायब हो चुका है। वहां की मिट्टी को देखकर यही लग रहा था कि कोई तो अनजान चीज थी जिसने उस हाथ को वहां से निकालने की कोशिश की है। जॉन तो आसपास भी नजर मारने लगा कि कहीं कोई जंगली जानवर उसे तो नहीं लेके चला गया। उस पूरी जगह पर कीचड़ बन चुका था, जबकि वहां पर बारिश भी नहीं हुई होती। लेकिन अब थोड़ी जांच पड़ताल करने के बाद जॉन जब डिसाइड करता है कि वो वापस चला जाएगा तभी उस कीचड़ में से कोई तो बाहर निकला। उस अनजान सी चीज ने जॉन को पकड़कर अंदर खींचना स्टार्ट कर दिया। वो जो भी अनजान चीज थी उसकी पूरी बॉडी मिट्टी में लदी होती है और वो जॉन से काफी ज्यादा ताकतवर दिख रही थी, जो कि उसे नीचे खींचकर काफी डैमेज पहुंचाती। जॉन चिल्लाते रह गया, लेकिन उस जगह पर कोई उसकी मदद करने नहीं आया। कई देर तक इसी तरीके से वो जूझता रहा और अंत में अनकॉन्शियस हो गया। हमें तो फिर जॉन के गले के पास कुछ निशान दिखाए जाते हैं। इसका आखिरकार क्या मतलब है ये थोड़ी देर में पता चलने वाला है। अब हमें कुछ दिनों बाद एक कपल दिखाया जाता है जिनका नाम मार्क एंड सेरा था। वो दोनों छुट्टियां लेकर रोड ट्रिप पर जा रहे थे एंजॉय करने के लिए। कार में बैठकर दोनों यही डिसाइड करते हैं कि वो अलग अलग जगह घूमेंगे। लग भी कुछ ऐसा ही रहा था उनके चेहरे को देखकर, पर प्रॉब्लम की बात ये हो गई कि वो रास्ता भटक गए थे। वो आयरलैंड के एक ऐसे प्लेस पर आ गए होते हैं जहाँ पर ना तो कोई नेटवर्क था और ना ही इंटरनेट काम कर रहा होता है। उनका जीपीएस भी थोड़ा खराब हो गया था, तो अब यहाँ कोई भी रास्ता ना मिलने के कारण वो एकदम कंफ्यूज हो जाते हैं और अपने हिसाब से जो ठीक लग रहा था उस रास्ते को पकड़कर बाहर निकलने लगते हैं। धीरे धीरे पता चला कि वो ट्रैवल करते हुए किसी सकरे रास्ते पर आ गए हैं। इस जगह के बारे में मार्क एंड सेरा को बिल्कुल नहीं आइडिया था। दिन भी अब काफी ढलने लगा था और रात होने वाली थी। मार्क जब कार को चला रहा था तो जमीन पर बहुत सारे मड आ चुके होते हैं। उसी एक मड वाले गड्ढे में मार्क की कार फंस जाती है। वो कितना भी एक्सीलरेटर दे दे लेकिन कार बाहर निकल ही नहीं रही थी। मार्क और सेरा उतरकर जब चेक करते हैं तो ये आसानी से तो नहीं होने वाला। उनकी कार का टायर एकदम अटक चुका है। बहुत जल्दी रात भी हो जाएगी और वो बिल्कुल भी रेस्ट नहीं ले सकते ऐसे खुली जगह में रहने का। आसपास ना तो कोई घर होता है और ना ही कोई कार पास हो रही थी, यानी अब उन्हें खुद ही मदद ढूंढनी होगी आगे बढ़कर। मार्क तो अब कहता है कि वो खुद जाएगा और किसी की मदद लेकर आएगा। तब तक सेरा कार के अंदर ही बैठेगी ताकि वो एकदम सेफ रहे। सेरा इस बात को मना कर रही थी, लेकिन मार्क कहता है कि यही एक रास्ता है। इसीलिए अब सेरा कार के अंदर चली जाती है और मार्क अपना जैकेट पहनकर कार से दूर जाने लगता है। चारों तरफ अब ऑलमोस्ट अंधेरा हो चुका था और अच्छे से कुछ दिखाई भी नहीं देता। यहाँ मार्क मडी वाले इलाके से बाहर निकलकर आगे बढ़ता ही रहा और लकीली उसे एक घर दिखाई दे जाता है। घर के पास आकर वो लगातार डोर को नॉक करने लगा ताकि जो भी है वो बाहर निकलकर उनकी हेल्प करे, बट कई देर तक नॉक करने के बावजूद भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। मार्क तो उस जगह के हर जगह पर आवाज दे रहा था, लेकिन कुछ फायदा नहीं होता। अब जैसे वो जाने वाला होता है तभी पीछे वाले दरवाजे पर वो एक आखिरी बार नॉक करता है। पता चला कि वो दरवाजा पहले से ही खुला हुआ है। अंदर घुसने पर वो यहाँ के ओनर को आवाज लगा रहा था। घर में पूरी तरीके से शांति होती है, जैसे कोई रहता ही नहीं। धीरे धीरे मार्क जब एक और रूम में चला जाता है तो वो एकदम दंग रह गया, क्योंकि सामने एक आदमी था जो अजीब तरीके से खड़ा होता है। उसकी बॉडी एकदम से कांप रही थी।
मार्क जैसे उसके पास पहुंचा तो पता चला कि ये तो जॉन है जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। जॉन की तबीयत ठीक नहीं लग रही होती और उसके गले पर अभी भी वो निशान मौजूद है। आखिर जॉन के साथ क्या हुआ मार्क को ये तो नहीं पता, इसलिए इंसानियत के नाते मार्क जॉन के पास चला जाता है उसकी मदद करने के लिए। जॉन की पूरी बॉडी एकदम से कांप रही थी जैसे उसने कुछ भयंकर देख लिया हो, या तो वो अनजान चीज उसके ऊपर काबू कर चुकी है। मार्क तो उस जगह से ट्राई करता है किसी को कांटेक्ट करने का, लेकिन उस जगह पर भी नेटवर्क नहीं था। अब जॉन की हालत उससे देखी नहीं जाती तो मार्क ने डिसाइड किया कि वो सेरा को बुला कर लाएगा। एटलीस्ट वो दोनों जॉन को उठाकर कार में लेकर जाएंगे और हॉस्पिटल पहुंचा देंगे। मार्क तो जॉन को उसी टेबल पर बिठाकर निकल पड़ता है सेरा को बुलाने के लिए। सेरा मार्क का वेट कर रही थी और मार्क अचानक उसके सामने आ गया, पर मार्क उसे सब बातें बताने लगा कि कैसे घर के अंदर बहुत ही बूढ़ा आदमी बुरी हालत में है, हमें उसकी मदद करने जरूर जाना होगा। सेरा एक सेकंड भी नहीं लगाती उसके साथ आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि वो भी मार्क की तरह एक अच्छी इंसान थी। एकदम मिडनाइट का समय हो चुका था और वो दोनों कपल आगे बढ़ रहे थे उस घर की तरफ, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं कि अच्छाई के चक्कर में वो दोनों अपनी जान को खतरे में डाल रहे हैं। एक ऐसा खतरा जो सालों से जमीन के अंदर दफन था। सेरा तो अब इतने बड़े घर को देखकर काफी चौंक गई, क्योंकि ये हमेशा से उसकी विश थी कि वो भी ऐसे घर में रहे। मार्क और सेरा को तो चारों तरफ अंधकार ही दिखाई दे रहा था, पर फिर भी मार्क की बात मानकर वो अंदर जाने का ट्राई करते हैं। धीरे धीरे जब वो उस घर का दरवाजा खोल रहे थे तो जॉन वहां पर नहीं था। जॉन तो उस जगह से कहीं और चला गया होता है। जल्द से जल्द वहां की लाइट्स ऑन करने पर पता चला कि सारी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस खराब हो चुके हैं। अब मार्क एकदम टेंशन में आ गया, क्योंकि वो जब यहाँ पहुंचा था तब तो सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस काम कर रहे थे, लेकिन अब अचानक ऐसा क्या हो गया कि सब के सब खराब हो गए। मार्क सेरा को पीछे रहने के लिए कहता है, क्योंकि उसे कुछ गलत होने का एहसास हो रहा है। अब यहाँ ऊपर वाले कमरे से कुछ तो आवाजें आ रही थी, ऐसी आवाजें जैसे कि कोई गुनगुना रहा हो और उन्हें अपने पास बुला रहा हो। मार्क को लगा कि जरूर ये जॉन होगा जो डर के मारे ऊपर छुपा हुआ हो सकता है, तो इसीलिए मार्क और सेरा धीरे धीरे ऊपर वाले फ्लोर की तरफ जाने लगे। उन्हें नहीं अंदाजा कि किस खतरे का सामना वो करने वाले हैं, पर उनमें इंसानियत इतनी ज्यादा थी कि वो जॉन की मदद करना चाहते थे। आसपास की सारी चीजें बिखरी पड़ी हुई होती हैं, जैसे जॉन पर किसी ने हमला किया हो। लगातार वो जॉन को आवाज देते हुए आगे जैसे ही बढ़ते हैं तो पता चला कि एक अलमीरा के अंदर से जॉन बाहर निकलता है और बिना सेकंड गवाए वो मार्क के ऊपर जंप लगा देता है। देखने पर साफ पता चल रहा था कि जॉन का बिहेवियर काफी एग्रेसिव हो चुका है। वो पहले जैसा शांत बिल्कुल नहीं रहा। उसके नाखून अपने आप ही एकदम तेज हो चुके थे और वो दांतों से मार्क के गले पर काटने की कोशिश कर रहा था। मार्क बेचारा कैसे भी अपने आप को प्रोटेक्ट करता है अपने हाथों की मदद से और जॉन को अपने से दूर करने की कोशिश करता है। बेचारी सेरा साइड में एकदम डर चुकी थी और उसे कुछ समझता नहीं कि वो मार्क को कैसे बचाए। वो तो सिर्फ मदद के लिए चिल्ला रही थी, लेकिन आसपास उनके अलावा कोई नहीं रहता। जॉन कई देर तक मार्क के ऊपर इसी तरीके से झपट्टा मारते रहा, पर मार्क ने अचानक अपने मोबाइल फोन की फ्लैशलाइट जो जलाई थी वो जॉन के चेहरे पर कर दी। अब रोशनी पड़ते ही पता नहीं जॉन को क्या होने लगा, उसके पूरे बॉडी पार्ट ही एकदम से गलने लगते हैं। ऐसा लग रहा हो कि उसे रोशनी से बहुत ही ज्यादा एलर्जी है। लेकिन जॉन के शरीर में अचानक ऐसा क्या हुआ और उसके गले पर अभी भी ये निशान क्या थे, ये सब एकदम रहस्य रह जाता है जो थोड़ी देर में पता चल जाएगा। अब मार्क ने जैसे ही फ्लैशलाइट लगाते हुए जॉन को अपने से दूर किया तो जॉन खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। वो तो सीधा अनस्टेबल होकर खिड़की से नीचे कूद जाता है। अब इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद तो किसी का भी बचना नामुमकिन है। जॉन की डेड बॉडी अभी भी जमीन पर पड़ी हुई थी। यहाँ थोड़ा कंफर्टेबल होने के बाद मार्क और सेरा उसे देखने के लिए जाते हैं। बाहर निकलने के बाद जब वो उसी जगह पर पहुंचे जहाँ जॉन गिरा हुआ था तो पता चलता है कि जॉन तो वहाँ पर है ही नहीं। उस जगह पर सिर्फ खून के धब्बे थे, यानी कि जॉन उस जगह से फॉरेस्ट की तरफ भाग गया है। उन दोनों को नहीं समझ रहा था कि कहीं जॉन को कोई बीमारी तो नहीं हो गई और उस बीमारी में वो खुद की बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। उन्हें नहीं अंदाजा है कि जॉन ने कई सालों पुरानी एंशिएंट खतरनाक चीज को जिंदा कर दिया है और अब तो देखकर लगता है कि जॉन पूरी तरीके से इन्फेक्टेड हो चुका है। यहाँ मार्क और सेरा डर के मारे यही कोशिश कर रहे थे कि उन्हें कुछ मदद मिल जाए और वो दोनों तुरंत ही यहाँ से निकलकर एक सेफ जगह पर पहुंच जाए। हमें तो झाड़ियों के अंदर से कुछ आवाज आती है और पता चला कि कोई तो है जो उन दोनों पर नजर रख रहा है। वहाँ पर जॉन के अलावा कोई और भी था जिसका चेहरा तो नहीं दिखाया गया, लेकिन बहुत ही ज्यादा अंधकार में वो किसी शैतान से कम नहीं लग रहा था। मार्क और सेरा को जहाँ भी जगह मिल रही थी वो उस जगह से आगे बढ़ते जा रहे थे। फिलहाल उन दोनों ने डिसाइड किया था कि वो अपनी कार के पास पहुंचेंगे, लेकिन प्रॉब्लम की बात ये हो जाती है कि वो कार की भी डायरेक्शन भूल गए कि उन्होंने पार्क कहाँ पर किया था। यानी देखा जाए तो वो पूरी तरीके से फॉरेस्ट में भटक चुके हैं। अंधेरे में उनके साथ क्या होगा और कैसे वो बचेंगे कोई नहीं अंदाजा।
थोड़ी देर तक चलने के बाद आखिरकार वो उस स्पॉट पर पहुंच जाते हैं जहां जॉन को उसी अनजान चीज ने दबोच लिया था। अचानक अब मार्क का भी पैर कोई खींचने लगता है उस मडी वाले इलाके में। सेरा उसे पकड़ती है, लेकिन पानी के अंदर सिर्फ हमें एक हाथ दिखाया जाता है और ये वही हाथ था जिसे कि जॉन ने जमीन में से निकाला था। मार्क के पैर को उसने काफी जख्मी कर दिया और अंदर खींचने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन सेरा भी मार्क को बचाने के लिए उसे अपोजिट डायरेक्शन में खींचती है। उस जगह पर तो एकदम कियोटिक माहौल बन गया था और कोई नहीं समझता कि ये कौन कर रहा है। मार्क भी फाइनली पूरा पुश करता है और कैसे भी करके गड्ढे से बाहर निकल जाता है। सेरा उसे लेकर आगे बढ़ती चली गई क्योंकि वो एक सेकंड भी यहाँ पर नहीं बिता सकते थे। उन दोनों को कुछ समझता नहीं, इसीलिए वो बैक टू वही डायरेक्शन में जाने लगे थे जहाँ जॉन का घर था। उसके अलावा कोई भी और सेफ प्लेस दिखाई नहीं दे रहा होता। एटलीस्ट वो घर के अंदर जाकर सारे दरवाजे बंद कर सकते हैं ताकि जो भी अनजान चीज उन पर अटैक करने की कोशिश कर रही है वो ना आ पाए। मार्क और सेरा उस जगह पर पहुंचते हैं तो एक लैंप जो बाहर की तरफ जल रहा था उसे भी उस अनजान चीज जो कि मडी वाले इलाके से निकल रही होती है उसने तोड़ दिया होता है। इससे साफ पता चल रहा था कि जो भी क्रिएचर आ चुका है उसे रोशनी से डर लगता है। मार्क को पीछे से अब आवाजें आने लगी, इसीलिए वो दरवाजा ओपन करके सेरा को अंदर भेजने लगा। जैसे वो भी इंटर करता है तो पता चला कि पीछे से कोई परछाई आती है और वो तुरंत ही मार्क को धक्का देकर अंदर गिरा देती है। मार्क को इस पूरे प्रोसेस में इतनी ज्यादा चोट लगी थी कि वो उठ भी नहीं पा रहा था। हमें उसके बाद दरवाजे पर एक बड़ी सी परछाई दिखाई गई। उसके बड़े बड़े नाखून थे और किसी इंसान से तो वो दुगनी साइज का था। कंफर्मली ये कोई इंसान नहीं बल्कि एक एंशिएंट राक्षस है जो जॉन की एक छोटी गलती की वजह से वापस आ चुका है। धीरे धीरे अब वो अंदर घुसते जा रहा था और मार्क अभी भी अनकॉन्शियस पड़ा है। सेरा भी ये चीजें देख रही थी और उसने तुरंत ही अपना मोबाइल फोन उठाया ताकि वो फ्लैश लाइट ऑन कर सके, लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई कि उसके फोन की बैटरी डेड हो जाती है। अब ऐसे तो वो फ्लैश लाइट जला नहीं सकती, तो वो काफी पैनिक होने लगी। क्रिएचर के आने की आहट अभी भी उसे सुनाई दे रही थी तो वो भाग कर गई कमरे के अंदर। उसे याद आया था कि जॉन का भी मोबाइल फोन मौजूद है। जैसे ही वो जॉन का मोबाइल उठाती है तो उसके अंदर बैटरी बहुत कम बची हुई थी। सेरा का दिमाग एकदम चकराने लगा था क्योंकि वो अनजान चीज मार्क को खत्म कर देगी। उसे अपने पार्टनर को किसी भी हालत में बचाना ही होगा। अब सेरा कोई इक्विपमेंट देखने के लिए तुरंत ही अपस्टेयर्स भागती है। उसे एटलीस्ट एक ऐसी चीज की तलाश थी जिससे वो रोशनी पैदा कर सके। इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस काम नहीं कर रहे हैं तो वो उन चीजों को देख रही थी जो बैटरी पर चलते हैं। सेरा का लक अच्छा था कि उसे एक लैंप मिल गया। उसने तुरंत ही लैंप को ऑन कर दिया था जिससे थोड़ी रोशनी आगे बढ़ रही थी। वो अनजान क्रिएचर सीढ़ियों पर चढ़ रहा था, लेकिन जैसे ही रोशनी दिखाई दी उसने अपने कदम पीछे कर लिए। यानी हो सकता है कि भले ही वो सेरा को ना मारे लेकिन मार्क पर हमला कर सकती है। सेरा ने तो उस लैंप वाली रोशनी को स्टेयर्स की तरफ कर दिया ताकि रोशनी नीचे तक पहुंचे और वो जाकर मार्क को बचा ले। सेम ऐसा ही होता है और जल्द से जल्द वो नीचे पहुंच जाती है और देखती है कि जॉन घायल पड़ा हुआ है। सेरा ने कैसे भी करके मार्क को उठाया और उस जगह से अपर वाली फ्लोर पर लेकर चली गई। वो दोनों तो एकदम शॉक होकर नीचे पड़े हुए थे। जो लैंप की रोशनी उन्हें प्रोवाइड हो रही थी वही उनका आखिरी सोर्स था बचने का। अगर बाय चांस ये खराब हो गया तो शायद वो क्रिएचर वापस आएगा। इस बार तो उनके पास कोई रास्ता भी नहीं है भागने का। बेचारे दोनों एकदम निहत्ते हो चुके थे। सेरा मार्क से पूछ रही थी कि तुम ठीक हो कि नहीं, लेकिन जब वो उसके पैरों की तरफ देखती है तो वो एकदम दंग रह गई क्योंकि उसके पैर मल्टीपल जगहों से काट लिए गए थे। पैरों पर इतने बड़े बड़े नाखूनों के निशान होते हैं कि कोई सोच भी नहीं सकता। इस हालत में तो मार्क को कैसे भी हॉस्पिटल लेके जाके ट्रीटमेंट करना ही होगा। बट मार्क कहता है कि रात ढलने तक हमें यहीं रहना होगा। अगर हम बाहर गए तो वो क्रिएचर और भी अटैक कर सकता है हम पर, तो अभी के लिए सबसे सेफेस्ट जगह यही है। मार्क तो कैसे भी करके सेरा को कंफर्ट कराता है क्योंकि वो पैनिक हो रही थी। उनके पास जब तक ये लैंप मौजूद है क्रिएचर ऊपर नहीं आ पाएगा। दोनों एक दूसरे को पकड़कर इस तरीके से बैठे हुए होते हैं जैसे कल सुबह का सूरज वो नहीं देखने वाले, और हो सकता है कुछ ऐसा ही हो। मार्क और सेरा इतना ज्यादा डर चुके थे कि वो आगे बढ़ नहीं सकते, लेकिन अगर मार्क का इलाज नहीं किया गया तो वो इन्फेक्शन फैलता जाएगा। उसके पैर पर जो चोट लगी है उसका इलाज जल्द से जल्द होना चाहिए। वो जो भी अनजान सा क्रिएचर है वो बाहर की तरफ मौजूद है और अगर रोशनी जरा से भी कम हुई तो वो उनके ऊपर अटैक कर देगा। सेरा पूरी तरीके से उस क्रिएचर की मूवमेंट पर नजर रख रही थी खिड़की की तरफ से। तभी अचानक उसे एक प्लान समझ में आता है। उसे सामने की तरफ एक ट्रैक्टर दिखाई दे रहा था जो पूरी तरीके से वर्किंग है। अगर वो उसकी तरफ चले जाए तो कैसे भी करके यहाँ से बाहर निकल सकती है। तो इसीलिए सेरा ये प्लान मार्क को भी बताती है और कहती है कि मैं जब ट्रैक्टर के पास जाऊंगी तो तुम ये फ्लैश लाइट मेरी तरफ दिखा देना। रोशनी की वजह से वो क्रिएचर उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं हो पाएगा। मार्क को भी ये प्लान अच्छा लगता है तो वो उसे एग्जीक्यूट करने लगे। सेरा जल्द से जल्द खिड़की के रास्ते से कूदती है और लाइट की मदद से आगे बढ़ती है। सच में वो अनजान सा क्रिएचर लाइट की वजह से पास नहीं आ पा रहा था।
तुरंत ही सहरा जैसे ही ट्रैक्टर के पास पहुंचने वाली थी तभी पता चला कि ऊपर की तरफ मार्क के पास जो लाइट मौजूद होती है उसकी बैटरी एकदम से बंद होने लगी और अचानक थोड़ी ही देर में वहां पर एकदम अंधेरा हो जाता है। अंधेरा मतलब साफ साफ खतरा था। फिर भी सहरा ने हार नहीं मानी और सीधा ट्रैक्टर के पास जाकर बैठ गई। थोड़ी ही देर में साइड से कुछ गुर्राने की आवाज आई और पता चला कि वहां पर जॉन नाम का वही आदमी मौजूद है और वो पूरी तरीके से एक खतरनाक क्रिएचर में बदल चुका है। वो सीधा ट्रैक्टर के पास आ रहा था सहरा पर झपट्टा मारने के लिए, लेकिन सहरा ने सही समय पर उस ट्रैक्टर की हेडलाइट्स ऑन कर दी। ये हेडलाइट सीधा पड़ती हैं जॉन की बॉडी पर और देखते ही देखते उसका पूरा शरीर एकदम पत्थर में बदलने लगा था। उसके आंख से लेकर हाथ पैर एकदम पत्थर में बदलकर टूटने लग जाते हैं। यानी ये बात साफ है कि क्रिएचर लाइट से कमजोर हो जाता है। सहरा ने बहुत देर तक लाइट्स ऑन रखी जिससे कि जॉन वहीं पर मर गया। पर अब उसे अपने हस्बैंड मार्क को कैसे भी बचाना है, तो वो ट्रैक्टर को उस घर के पास लेकर चली गई और अंदर जाकर अपने हस्बैंड को आवाज देने लगी। उसे ये रियलिटी पता चली कि उसका हस्बैंड अब बहुत कमजोर हो चुका है। उसके बॉडी पर जो जख्म लगे हुए थे उससे वो इन्फेक्टेड होता चला जा रहा है और ये इन्फेक्शन किस हद तक जाएगा उसे नहीं पता। जैक के बॉडी में चेंजेस साफ दिखाई दे रहे थे और ये कंफर्म था कि जैक भी उन्हीं क्रिएचर्स में बदल रहा है। ये बातें सहरा को तब ज्यादा क्लियर हो गई क्योंकि जब वो मार्क को उठाकर लेकर जा रही थी तो मार्क जहां भी लाइट्स देखता उसे जाकर तुरंत ही तोड़ने लग जाता। यानी क्रिएचर के सिम्टम्स उसमें साफ दिखाई दे रहे हैं और शायद थोड़ी देर के अंदर मार्क क्रिएचर में कन्वर्ट भी हो जाए। लेकिन फिर भी सहरा अपने हस्बैंड को छोड़ नहीं रही थी। एक समय पर तो मार्क उसे धक्का देकर सीधा ट्रैक्टर की लाइट की तरफ गया ताकि वो उस आखिरी लाइट के सोर्स को भी तोड़ दे और फिर बाद में क्रिएचर बनकर सहरा पर ही हमला करे। सहरा एकदम मजबूर थी और कुछ कर नहीं पाती, इसीलिए वो साइड में जाकर छुप गई। बेचारी अब वो साफ देख पाती है कि उसका हस्बैंड मार्क पूरी तरीके से क्रिएचर में कन्वर्ट हो रहा है। यानी अब वो उसका हस्बैंड बिल्कुल भी नहीं रहा। उसकी सांसें तेज हो चुकी हैं और गुर्राने की आवाज तो आ ही रही है। वो तो ट्राई कर रही थी कि मैच बॉक्स की मदद से रोशनी बनाए रखे। फिर भी सहरा इस समय बिल्कुल हार नहीं मानती, इसीलिए उसने पीछे वाले घर की चाबी निकाली और सीधा वहां जाकर छुप गई। पर उसे क्या पता कि मार्क दूसरी तरफ मौजूद है और उसने बहुत बुरी तरीके से उसका एक हाथ काट लिया है। सहरा इन चीजों को बिल्कुल सह नहीं पा रही थी और उसने कैसे भी करके एक लैंप ऑन करने का ट्राई किया। वो लैंप पहले तो नहीं जलता लेकिन बाद में पूरी तरीके से रोशनी फैला देता है। ये रोशनी सीधा जाकर पड़ती है उसके हस्बैंड मार्क की तरफ और मार्क धीरे धीरे पूरी तरीके से मिट्टी में कन्वर्ट होने लगा। सहरा ये बिल्कुल नहीं चाहती थी लेकिन अभी उसका हस्बैंड नहीं रहा। वो एक ऐसा शैतान बन चुका है जो लोगों को खा जाता है। मार्क की पूरी बॉडी एकदम से मिट्टी में कन्वर्ट हो ही चुकी थी। लेकिन अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि सहरा का भी हाथ इन्फेक्टेड था और वो नहीं चाहती थी कि वो भी पूरी तरीके से क्रिएचर में कन्वर्ट हो जाए। तो इस मोमेंट पर सहरा ने एक बहुत ही टफ डिसीजन लिया। उसने तो अपनी वो इन्फेक्टेड उंगली एकदम से काट दी होती है और ऑब्वियसली उसे बहुत ज्यादा पेन हो रहा था। लेकिन अभी भी वो मेन क्रिएचर बाकी है जो ये सारी चीजें कर रहा है। अगर वो ऐसे आजाद घूमता रहा तो और भी लोगों को अपना शिकार बनाएगा। इसीलिए सहरा ने डिसाइड किया कि उसके मरने से पहले वो उस क्रिएचर को खत्म करेगी। वो बहुत ही हिम्मत जुटाकर उस क्रिएचर को चारों तरफ ढूंढने लगी। सहरा के दिमाग में एक प्लान पहले से ही चल रहा था जिसे वो एग्जीक्यूट करती है। उसने अपने हाथ में कुछ गैसोलीन की बोतल्स ले ली और एक लैंप ले लिया होता है। उसे पता था कि लैंप की रोशनी देखकर वो क्रिएचर भले ही उसके पास ना आए लेकिन उसकी थोड़ी ही दूरी पर वो अटैक करने के लिए रेडी रहेगा। तो इसीलिए सहरा ने इन्हीं चीजों का फायदा उठाया। वो सबसे पहले क्रिएचर को अट्रैक्ट करते हुए एक खुले एरिया में लेकर आती है। अब इस समय तो चारों तरफ अंधेरा ही हो चुका था, सिर्फ दिखाई दे रही थी तो सहरा और उसके हाथ में मौजूद एक लैंप। हमें वो क्रिएचर भी नोटिस होता है जो धीरे धीरे उसके पास आ रहा था। पता नहीं सहरा उससे बच भी पाएगी कि नहीं। लेकिन तभी हमें पता चला कि सहरा ने जो लैंप लिया था उसे वो तुरंत ही बंद करके नीचे फोड़ देती है। इससे ये रिवील हुआ कि वो चारों तरफ सिर्फ गैसोलीन गिरा रही थी और उस क्रिएचर को एक जगह पर ट्रैप करने का एक प्लान बना रही थी। वो प्लान एकदम अच्छे से एग्जीक्यूट होता है और पूरी तरीके से वहां पर आग लग गई। गैसोलीन के ऊपर खड़े रहने के कारण क्रिएचर की भी बॉडी जलने लगी थी। वो बहुत ही जोर जोर से तड़पते हुए वहीं पर जलने लगा। वो बहुत ही जोर जोर से तड़प रहा होता है। सहरा उस नजारे को देख रही थी क्योंकि उसने उसी के हस्बैंड को मारा है। जैसे तैसे पूरी रात बीत जाती है और सहरा एक आखिरी सर्वाइवर थी जो इतने खतरनाक क्रिएचर से बच कर निकली है। सहरा तो अब उगता हुआ सूरज देख रही थी जो शायद उसकी जिंदगी की एक नई शुरुआत है। आगे से शायद वो क्रिएचर किसी और लोगों को परेशान नहीं करेगा। हमारी भी कहानी अब इसी तरीके से यहीं खत्म हो गई। तो व्यूअर्स, अगर आपको मेरा नरेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।